नमस्कार, स्वागत है श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच में आपका। और हम हिंदी में अब तक संधि को पूरा कर चुके हैं और संधि के बाद जो आज हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा समास का। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये समास। सभी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उसमें समास का प्रश्न पूछा ही जाता है और बड़े अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी जिस प्रकार से आपने संधि को देखा उसी प्रकार समास को समझने का भी प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। बहुत ही जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? समास। सबसे पहले तो कि समास का अर्थ क्या होता है, समास किसे कहते हैं? समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा, समास का शाब्दिक अर्थ वो क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास लाना। क्या होता है? पास लाना या संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पास लाना होगा, संक्षिप्त करना होगा या फिर क्या होगा? छोटा करना या क्या होगा? छोटा करना। तो समास में क्या होता है? शब्दों को पास लाकर बैठाया जाता है। जिन शब्दों के मध्य विभक्ति चिन्ह होते हैं उन विभक्ति चिन्हों को हटाकर दूर दूर बैठे हुए शब्दों को पास लाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? हमारा समास होता है। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। किसका? समास का। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं हम समास की परिभाषा। अब क्या देखेंगे? समास की परिभाषा। चलो, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब है परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? चलो, दो या दो से अधिक पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलन ही समास कहलाता है। ये समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें क्या क्या है? एक तो इसका अर्थ हो गया, एक इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलन ही समास कहलाता है। एक चीज आप सदैव ध्यान रखें, और वो चीज क्या है? ये चिन्ह शब्द को अधिकतर बच्चे गलत लिखते हैं। ये चिन्ह शब्द कैसे होगा? ये ऐसे आएगा। इसमें क्या होता है? ह आधा होता है और न पूरा होता है। तो ये बात भी आप साथ के साथ ध्यान रखें कि चिन्ह को वैसे नहीं लिखे, कुछ इस प्रकार से चिन्ह होगा। समास शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। एक शब्द आता है समास में हमारा, और वो शब्द क्या है? समासीकरण। क्या शब्द हैं? समासीकरण। समासीकरण किसको कहते हैं?
तो समासीकरण कहते हैं समास बनाने की प्रक्रिया, यानी कि शब्दों को पास लाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हमारी समासीकरण। समास बनाने की प्रक्रिया, समास बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी क्या? समासीकरण। और एक महत्वपूर्ण लाइन, समासीकरण, समासीकरण की प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समासीकरण हो गया समास बनाने की प्रक्रिया, और समासीकरण की प्रक्रिया से जो पद बनता है नया, यानी कि विभक्ति चिन्ह रहित जो मिलन के बाद हमने पद बनाया, उस पद को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं या तो समस्त पद कहते हैं, या तो उसको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, या क्या कहते हैं? उसको सामासिक पद कहते हैं। तो ये समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और ये आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बताया मैंने? देखो, शाब्दिक अर्थ हो गया पास लाना, संक्षिप्त करना, छोटा करना, समेटना हो जाता है। परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक पदों का विभक्ति चिन्ह रहित मिलन ही समास कहलाता है। फिर क्या है? समासीकरण, समास बनाने की प्रक्रिया समासीकरण कहलाती है, और समासीकरण की प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं समास में। समास में सदैव दो पद होते हैं। सदैव कितने? कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य है। एकमात्र पद से कभी भी समास नहीं बनेगा। याद रखें, समास बनाने के लिए कम से कम दो पद होंगे ही होंगे। तो समास में प्रथम पद को, समास में दो पद होंगे कम से कम, तो क्रमशः दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं जो क्रमशः पूर्व पद व उत्तर पद कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? पूर्व पद व उत्तर पद कहते हैं। पहले वाले पद को तो कहते हैं पूर्व पद। ये तो कौन सा है? पहला। और ये कौन सा है? दूसरा। पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले पद को कहते हैं उत्तर पद, यानी कि जिसमें एक ही पद हो उसमें समास नहीं बनेगा, कम से कम दो पद होने चाहिए। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। चलो ये हो गई पदों की बात। अब बात करें समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि समास के भेद हम दो प्रकार से करते हैं। कैसे? एक तो भेद करते हैं हम पद की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। और दूसरा हम भेद करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो
दोनों ही चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा कौन सा, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से। अब पद की प्रधानता पे कौन कौन से हैं और अध्ययन की दृष्टि से कौन कौन से हैं, जरा उनको ध्यान से देखें आप। पद की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो इसी के साथ इसको देख लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कितने मानते हैं हम? अध्ययन की दृष्टि से मानते हैं 6 भेद। अध्ययन की दृष्टि से कितने? 6 भेद होते हैं। काम की बात साथ के साथ ये कि इस प्रकार का 6 सही नहीं होता, तो फिर 6 सही कौन सा होता है? तो 6 मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये वाला सही होगा। चलो, पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं और अध्ययन की दृष्टि से हमारे पास 6 भेद समास के होते हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, जरा उनके नाम आप देखो। पहला, जिसका पहला पद प्रधान हो, यह यूं कहूं कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुख्य, जिसका पहला पद प्रधान हो, और वो समास हो जाएगा हमारा कौन सा, बोलो? वो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव। अभी सभी के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे, लेकिन एक बार इनके प्रकार। चलो, अगला कौन सा है? अब जिसका दूसरा पद प्रधान हो। अब यहां पहला पद नहीं होकर उसका कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान हो, तो वहां कौन सा समास होगा हमारा? वहां समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष। अब आप कहोगे कि जिसका तीसरा पद प्रधान हो, तो तीसरा पद प्रधान यहां नहीं होगा। अभी तो क्या होगा? जिसके दोनों पद प्रधान हो। अगला जो हमारा प्रकार है, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो। कैसे प्रधान होंगे? अभी उदाहरणों के माध्यम से आपको सब समझ में आ जाएगा। जिसके दोनों पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होगा हमारा? वहां समास होगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। और चौथा जो प्रकार है वो क्या है कि जहां दोनों पद प्रधान ना होकर, दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो। जहां दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहां हमारा समास होगा कौन सा? चलो, वहां समास होगा हमारा बहुव्रीहि। हो गए 4 प्रकार। कौन कौन से हुए? पहला है जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। और जहां दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहां समास हो जाएगा हमारा कौन सा? बहुव्रीहि। ये तो
पद की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। ये हमने पद की प्रधानता के आधार पे देखे। अब देखते हैं हम किसके आधार पे, अब देखेंगे हम अध्ययन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे। चलो, ये पद की प्रधानता के आधार पे हो गए। अब अध्ययन की दृष्टि से 6 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं, जरा इनको भी आप समझिए। अलग से तो कोई आएगा नहीं, इनमें से ही हैं, लेकिन कुछ अलग भी हैं तो उनको भी हम देखते हैं। यही पहला तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्रम कोई सा भी लिख लो, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। समास लिख दो इसके पीछे चाहो तो, समास तो पढ़ ही रहे हैं। समास, द्वंद्व समास। और क्या? तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और पांचवा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्रम चाहे आप ऊपर नीचे कर दोगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन इनके नाम जो है वो यही रहेंगे। कौन कौन से? ये पद की प्रधानता पे हो गए थे, और ये हो गए हमारे अध्ययन की दृष्टि से। तो अध्ययन की दृष्टि से 6 भेद। अब हम इन चारों का तो करेंगे ही सही, ये तो इसी में आ गए, लेकिन इन 6 के 6 का पूरे अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें और इसमें क्या होगा। और ये सारी बात जो आएगी हमारे, वो समझ में आएगी उदाहरणों के माध्यम से। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि उदाहरण जितने करोगे उतना ही समझ में आपको आएगा। चलो, अब देखते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे समास को। और समास में पहला जो समास आज अध्ययन हम करेंगे उसका नाम है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अब क्या होता है जरा देखो। पहला समास पढ़ेंगे आज, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। क्या परिभाषा थी, क्या बताया था मैंने? इसका प्रथम पद प्रधान होता है। क्या बोला था? इस समास का कौन सा पद? प्रथम पद। इसका पूर्व पद बोल दूं, पहला पद बोल दूं या प्रथम पद बोल दूं, एक ही बात है। पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास का? अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। दूसरी बात इसमें क्या है? प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय होने का मतलब, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनका लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तन जिनमें नहीं होता। अव्यय वो शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय होते हैं अविकारी। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, यानी कि जिनमें विकार नहीं आता, बदलाव
नहीं आता, अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय में बदलाव नहीं आएगा, तो इसमें अव्ययी भाव समास में भी क्या होगा कि अव्यय पद आएंगे इसमें, और पूरा पद भी अव्यय हो सकता है। इसके साथ ही अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय हो सकता है, और दूसरी बात क्या लिख रहा हूं यहां कि पूरा यानी कि समस्त पद भी क्या हो सकता है, अव्यय हो सकता है। अव्यय जब टॉपिक पढ़ेंगे तब तो चर्चा करेंगे ही सही, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं अव्यय में कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता लिंग काल वचन के अनुसार, वो शब्द हमारे अव्यय होते हैं। आगे देखें अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है। अगली काम की बात इसमें क्या है, वो ये है कि उपसर्ग युक्त शब्दों में, उपसर्ग युक्त शब्दों में सर्वदा नहीं, सामान्यतः अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग युक्त शब्दों में सामान्यतः अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ हम जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे तो वहाँ भी उपसर्ग युक्त शब्द आएंगे, तो फिर ये बात हमारी वहाँ गलत साबित हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है सामान्यतः, सर्वदा नहीं लेकिन सामान्यतः उपसर्ग युक्त शब्दों में कौन सा समास मान लिया जाता है, अव्ययी भाव समास मान लिया जाता है। और ये भी बात हम कैसे समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से। तो ये कुछ बातें अव्ययी भाव समास के बारे में मैंने आपको बताई। क्या क्या बताया, इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और समस्त पद भी अव्यय हो सकता है, अव्यय हो सकता है, पूरा का पूरा पद भी अव्यय बन सकता है। जरा गौर करें, देखें। अब बढ़ते हैं हम उदाहरणों की ओर। किसकी ओर, उदाहरणों की ओर। और चीजें समझ में आती हैं किससे, उदाहरण से। ये हमारे अव्ययी भाव समास की परिभाषा थी, इसकी डेफिनेशन थी। उदाहरण देखते हैं, चलो देखते हैं उदाहरण। शब्द लिख दूं मैं यहां अत्यल्प, और क्या लिख दूं, अत्यधिक लिख दूं, और क्या लिख दूं, अत्यावश्यक, और क्या, प्रतिघात, और शब्द लिख रहा हूं मैं प्रत्याघात। और शब्द लिख दिया मैंने प्रतिदिन, यथा संभव। जरा समझो, गौर करो। अत्यल्प, और अत्यल्प में उपसर्ग लगा हुआ है अति। पहले तो ये जो शब्द बना है ना अत्यल्प, ये बना है किससे, अति धन अल्प से। संधि का नाम है यह संधि। संधि जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बड़े अच्छे से पढ़ाया है मैंने संधि का। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा हो वो संधि का वीडियो भी जरूर देखें, उसमें मैंने सारी बातें बड़ी बारीकी से बताई है। अति धन अल्प से शब्द बना है अत्यल्प, और यहाँ अति आ गया उपसर्ग। और मैंने अभी ये बात आपको बताई थी कि उपसर्ग युक्त शब्दों में सामान्यतः कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अत्यल्प में उपसर्ग लगा हुआ है अति, तो
अब यहाँ समास हमारा कौन सा हो गया, अव्ययी भाव। और इसका जो विग्रह होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, ये तो हमने इसका संधि विच्छेद करके देखा है। अत्यल्प का मतलब बहुत अल्प, अल्प बोले तो कम, यानी कि बहुत कम, अत्यल्प। अति का मतलब अधिक होता है, आपको पता ही है, अत्यधिक। अब मैं यहाँ इसकी संधि विच्छेद नहीं करके डायरेक्ट इसका विग्रह करता हूँ, सामासिक विग्रह। ये तो है हमारे उदाहरण और ये है इसका विग्रह। ये क्या है, विग्रह है। हाँ जी, अत्यधिक, इसका विग्रह क्या होगा, बहुत अधिक। इसका विग्रह क्या करेंगे, बहुत अधिक। अत्यावश्यक, बहुत आवश्यक, यहां भी यह संधि है शब्द में, बहुत आवश्यक, जो बहुत जरूरी हो। प्रतिघात, अब इसका सावधानी से, इसका होगा घात के बदले घात, घात के बदले घात। घात आप जानते हो क्या होता है, घात वही होती है जो करते हो आप युद्ध में, घात मारना, कोटना, पीटना। प्रत्याघात, अब यहाँ आघात के बदले आघात, क्योंकि यहाँ यह संधि बनी है प्रतिधन आघात से। यहाँ मूल शब्द आघात है, उसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और आघात के बदले आघात, आघात के बदले आघात। चलो आगे देखें, प्रतिदिन, इसका विग्रह कुछ इस प्रकार हो जाएगा, हर दिन। और यथासंभव, जितना संभव हो या जैसा संभव हो, जितना संभव हो या जैसा संभव हो, शब्द क्या हो जाएगा हमारा, यथासंभव। ये कुछ उदाहरण आपने किसके देखे, अव्ययी भाव समास के। इन उदाहरणों को आप कॉपी कर लो और इसके बाद और कुछ उदाहरण देखते हैं हम। चल यथासाध्य, यथोपरि, यथोचित, यथाशक्ति, और क्या हो जाएगा, प्रतिशत। प्रतिपल। देखते हैं इनका क्या क्या होगा विग्रह। यथासाध्य,
जितना साधा जा सके, जितनी हमारी साधना है, जितना हम उसको बस में कर सके, यथा साध्य, यानी कि जो हमसे हो सके, जो हमसे बन पड़े, उसको कहते हैं यथा साध्य। यथोपरि, जैसा ऊपर कहा गया है। जैसा ऊपर कहा गया है, ऊपर बताया गया है, यथोचित, जैसा उचित हो। और क्या है? यथाशक्ति। ये अव्ययी भाव समास का सबसे चिर परिचित उदाहरण है। और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रतिशत हर 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर होने वाला ही प्रतिशत होता है। और प्रतिपल का हमारा क्या होगा? हर पल। ये कुछ उदाहरण आपने इसके देखे अव्ययी भाव समास के। और अव्ययी भाव समास में जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो बात क्या है कि कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे या पीछे जुड़ने के बाद उनको अव्यय बना देते हैं, और वहाँ वो जो उदाहरण बनते हैं वो बनते हैं हमारे अव्ययी भाव समास के। तो कौन कौन से वो शब्दांश हैं, कौन कौन से वो शब्द हैं जो शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर, जो शब्दों के साथ लगकर क्या बना देते हैं? अव्ययी भाव समास। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ कि कुछ शब्दांश, कुछ यूं कहूं कि कुछ शब्द लगने पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और वो शब्द कौन कौन से हैं? जरा गौर करें। वो शब्द हैं भर, पूर्वक, उपरांत, पार, अर्थ। कौन कौन से शब्द हैं? भर हैं, पूर्वक हैं, पार हैं, उपरांत हैं, अर्थ हैं, और एक हैं अनुसार। ये शब्द जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ भी कौन सा समास माना जाता है? हमारा अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो देखें उदाहरण इनके कि कौन कौन से उदाहरण हैं जरा। देखो उदाहरण है इनके जीवन भर, भरपेट हैं, भरसक हैं, सावधानी पूर्वक। बस की खिड़की पे जब उतरते हैं रोडवेज बस से तो वहाँ लिखा रहता है कि उतरने पर सावधानी पूर्वक आगे मुंह करके उतरें। और मृत्युपरांत, यहाँ मैं एक शब्द पे चर्चा करूँगा और वो शब्द है मृत्युपरांत। इसका अशुद्ध रूप प्रचलन में होता है। इसको मृत्युपरांत लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, जो गलत रूप है इसका। मृत्युपरांत होता है दीर्घ संधि के अनुसार मृत्युधन उपरांत। अगला शब्द मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहां, चंबल पार। क्या लिखा मैंने? चंबल पार लिखा।
और भी कुछ उदाहरण आपके सामने उत्कीर्ण करता हूं मैं। चलो, सेवार्थ, रक्षार्थ और मतानुसार। देखिए क्या क्या शब्द लिखे मैंने। जीवन भर, भरपेट, भरसक, सावधानी पूर्वक, मृत्युपरांत, चंबल पार, सेवार्थ और मतानुसार। लगभग सारे ही जो शब्द मैंने यहाँ बताए उनसे संबंधित उदाहरण भी मैं आपके सामने उत्कीर्ण कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। और अब देखते हैं कि इनका विग्रह क्या होगा। जीवन भर का विग्रह क्या होगा? पूरी जिंदगी, यानी कि पूरे जीवन, पूरा जीवन, जीवन भर यही होगा, पूरा जीवन, भरपेट। इसका क्या विग्रह होगा? पेट भरकर, पेट भरकर, यानी कि भरपेट खाना खाओ, मतलब पेट भरकर खाना खाओ। भरसक, भरसक प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके, जितना हो सके। सावधानी पूर्वक, पूर्वक का मतलब साथ, सावधानी के साथ, सावधानी के साथ। अगला क्या है? मृत्युपरांत का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद किसी को भी भारत रत्न दिया जाता है वगैरह, तो वहाँ लिखा रहता है कि इनको मृत्युपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ। चंबल पार, इसका मतलब चंबल के पार, चंबल के पार के सेक्टर को चंबल पार बोलते हैं। यमुना पार भी बोलते हैं, यमुना के पार सेक्टर को। गंगा पार का सेक्टर हो तो गंगा के पार। सेवा के लिए, किसके लिए? सेवा के लिए। अब यहाँ अर्थ शब्द आया है, इस अर्थ का अर्थ मैं आपको बता के रहूँगा कि अर्थ का अर्थ क्या होता है। जरा यहाँ देखो, ये अर्थ, इस अर्थ के कितने अर्थ होते हैं? इसका अर्थ होता है धन, इसका अर्थ होता है आसे, इसका अर्थ होता है के लिए। देखो, तीन अर्थ के मैंने आपको बताए। अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो वहां बात धन के लिए होती है। इस शब्द का अर्थ बताइए तो वहां आशय से होता है, और अर्थ का अर्थ एक के लिए भी होता है। तो सेवा के लिए आइए, सरकारी स्कूल के गेट पे लिखा रहता है कि सेवार्थ आइए, ज्ञानार्थ जाइए। सेवार्थ प्रवेश, ज्ञानार्थ प्रस्थान। रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। और यहाँ मत के अनुसार, मत के अनुसार। और ये हो गए आपके सारे शब्द। और ये जो सारे शब्द हैं, काम की बात तो ये है कि ये सारे के सारे शब्द आपके अव्यय पद हैं। अव्यय पद का मतलब है कि इनमें बदलाव नहीं होता। चाहे आप किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ आप इन शब्दों को जोड़कर देखोगे तो इनमें कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आएगा। जीवन भर ही रहेगा, ना जीवन भरे होगा, ना जीवन भरों होगा। यानी कि यहाँ बदलाव, और इसमें ही क्या, किसी भी शब्द में कभी भी सावधानी पूर्वकों नहीं होगा, कभी मृत्युपरांतो मृत्युपरांते नहीं होता, चंबल पारें भी नहीं होंगी, चंबल पारों भी नहीं होता, सेवार्थ ही होता है, सेवार्थों नहीं होता। तो इनमें बदलाव नहीं आने के कारण ये अव्यय पद हो जाते हैं, और ये हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण माने जाते हैं। समझ में आई होगी ये बात आपके, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो,
अव्ययी भाव समास में एक और बात होती है, और वो क्या बात होती है, वो ये होती है कि जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब शब्द बार बार एक साथ आ रहे हों, तो वहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास माना जाता है। जहाँ शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा समास, अव्ययी भाव समास माना जाता है। चलो देखते हैं कि कैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और वहाँ किस प्रकार अव्ययी भाव समास के उदाहरण आते हैं। आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा, बारंबार, और शब्द आपने देखा है ये रातों रात, और क्या होता है, हाथों हाथ। यहाँ शब्द बार बार आ रहे हैं, रात फिर रात, हाथ फिर हाथ, और क्या, बीचों बीच, बीचों बीच, और क्या, दिनों दिन, दिनों दिन, और कण कण, और क्या हो जाएगा, पल पल। कण कण हो गया, पल पल हो गया, रातों रात हो गया, हाथों हाथ हो गया, बीचों बीच हो गया, और बारंबार हो गया, घर घर की कहानी, ये लो घर घर। ये हो गए हमारे उदाहरण। अब किस प्रकार इनका विग्रह होगा जरा वो देख लेते हैं। बारंबार का क्या होगा, विग्रह देखते हैं, यही होगा बार बार। रातों रात का, रात ही रात में, यानी कि आया तो था लेकिन रातों रात ही चला गया। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अगला क्या, बीचों बीच, बीच के भी बीच, एकदम बीच में। दिनों दिन, अब यहां जरा सावधान, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। अगला क्या है, कण कण, यानी कि हर कण। अगला पल पल का क्या होगा, हर पल। घर घर का क्या होगा, हर घर। और इस प्रकार समाप्त होता है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अब चर्चा करते हैं समास के अगले पड़ाव पर, अगले बिंदु की। धन्यवाद।